अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप सभी का वेलकम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इस लेक्चर सीरीज़ में। इस वीडियो में हम कोरोजन और प्रिवेंशन के बारे में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें कि कोरोजन है क्या, तो द डिग्रेडेशन ऑफ प्योर मटेरियल व्हेन दे रिएक्ट विद मॉइस्चर, एयर और एसिड इज़ कॉल्ड कोरोजन। सो बेसिकली कोरोजन एक नेचुरल प्रोसेस है कि जब भी कोई एक प्योर मेटल अपने इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करती है और उस इन्वायरमेंट में अगर मॉइस्चर मौजूद हो, इट मीन्स कि वाटर मौजूद हो, वहाँ पर एयर मौजूद हो जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है, या कोई एसिडिक मीडियम हो, तो इन कंडीशंस में प्योर मेटल डिटोरिएट होती है। तो हम इसी डिटोरिएट और डिग्रेडेशन को एक्चुअली कोरोजन का नाम देते हैं। हम देखते हैं कि corrosion is a redox reaction that causes the loss of pure metal by converting them into oxide and thus decreasing its strength and physical properties। तो बेसिकली एक रिडोक्स रिएक्शन हैपन होता है, और जैसे बिल्कुल ऐसे कि जैसे एक इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में होता है। तो एक रिडोक्स रिएक्शन में जो प्योर मेटल है वो एज ए एनोड काम करती है। इट मीन्स कि वो ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब कि प्योर मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी। जब वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेगी तो वो एक रिएक्टिव आयंस की सूरत में जो है वो हमारे पास अचीव होती है। तो वही रिएक्टिव मेटल फिर ऑक्साइड या किसी दूसरे सल्फाइड वगैरह में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली जब प्योर मेटल किसी ऑक्साइड या सल्फाइड में कन्वर्ट हो या किसी कार्बोनेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो हम उसी को बेसिकली कोरोजन का नाम देते हैं। और इसी की वजह से किसी मटेरियल की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो सकती है या उसके स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी हो सकती है, वो लॉस हो जाती है या एटलीस्ट वो रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम केमिकल टर्म्स में देखें, तो corrosion is a process by which refined metals are transformed into more stable compounds such as metal oxides, metal sulfides and metal hydroxide। तो बेसिकली corrosion एक जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि जिसकी वजह से वो एक मोर स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होती है। और अगर वो स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होती है तो वो कंटिन्यूसली बगैर किसी एक्सटर्नल एनर्जी को प्रोवाइड करते हुए वो हमारा जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहता है। तो ये बेसिकली जैसा कि हमने देखा कि वो एक नेचुरल प्रोसेस है कोरोजन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन ऑन आयरन। तो इसकी एक बेहतरीन एग्जांपल कोरोजन की हमारे पास आयरन की उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस है। हम आयरन ऑक्साइड के कोरोजन के बारे में कमिंग स्लाइड्स में बहुत डिटेल के साथ देखेंगे। तो हम देखते हैं कि जो आयरन की कोरोजन है हम उसको बेसिकली रस्ट का नाम देते हैं। तो रस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अपने जो आयरन है वो आयरन 3 का एक ऑक्साइड बनाएगा, जिसको हम कमिंग स्लाइड्स में भी देखेंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो कोरोजन है वो एक रिडॉक्स रिएक्शन है जो कि एक मोर स्टेबल फॉर्म में किसी प्योर मेटल को कन्वर्ट करवाता है। So, the corrosion is commonly regarded as a bad phenomenon since it compromises the metal's good characteristics। एक मेटल फॉर एग्जांपल हमारे पास गोल्ड हो, एल्यूमिनियम हो या मोस्ट कॉमनली आयरन हो, तो मेटल की कुछ करेक्टरिस्टिक्स खास होती हैं, जैसे कि आयरन की स्ट्रेंथ की वजह से और इसकी ड्यूरेबिलिटी या कंडक्टिविटी की वजह से हम उसको मुख्तलिफ एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। तो ओवर टाइम कोरोजन की वजह से वो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं। इट मीन्स कि वो रिड्यूस होती हैं। तो इसी की वजह से हम इसको एक बैड फेनामेनन कंसिडर करते हैं। हालांकि वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, लेकिन वो हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत एक बुरा प्रोसेस है। मिसाल के तौर पर आयरन का हम उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और स्टिफनेस की वजह से यूज़ करते हैं। और स्पेशली अगर हम इसको किसी दूसरे मेटल के साथ या एलिमेंट के साथ अलाय बनाएं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो अगर तो आयरन की टेंसाइल स्ट्रेंथ और इसकी जो स्टिफनेस है वो डिक्रीज़ हो, तो हम कहते हैं कि वो हमारे लिए एक अनयूज़फुल प्रोसेस है जिसको कि हम अवॉइड करना चाहते हैं।
तो रस्टिंग ऑन द अदर हैंड causes iron atoms to become brittle, flaky and structurally unsound। तो corrosion एक कॉमन प्रोसेस है जो कि हर मटेरियल के लिए हो सकता है, और अगर वही corrosion का प्रोसेस आयरन के लिए हो तो हम उसको नाम देते हैं रस्टिंग का। तो रस्टिंग का जो प्रोसेस है वो आयरन को ब्रिटल बना देता है, वो उसके फ्लेक्स बनाएगा और उसके स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है। Corrosion is an electrochemical process because it usually involves redox interaction between the metal and the certain atmospheric agents, including water, oxygen, sulfur dioxide and among others। तो बेसिकली जैसा कि हमने पहले देखा कि corrosion के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में बेसिकली रिडॉक्स इंटरेक्शन होता है, जिसमें हमारी जो मेन मेटल है वो ऑक्सीडाइज होती है, और दूसरी जो कंपोनेंट्स है जो कि एटमॉस्फेयर से आते हैं जैसे कि वाटर, ऑक्सीजन वगैरह हो गए, तो वो रिड्यूस होते हैं। तो इस ओवरऑल रिएक्शन की वजह से हमारी जो मेन मेटल है वो डिग्रेड होती है। अब ये जो गैसेज हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की गैसेज हमारे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से भी अचीव होती हैं। तो जब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं वो बेसिकली करोजन के प्रोसेस को फास्ट करवाने में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स करोजन के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि अगर तो कोई मेटल गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइक ऑक्साइड के साथ कॉन्टैक्ट में होगी, तो इन गैसेज में के साथ कॉन्टैक्ट होने की वजह से कोई मेटल करोड हो सकती है। इट मीन्स कि ये जो गैसेज हैं ये करोजन के प्रोसेस को फास्ट करवाती हैं, और इन्हीं की वजह से करोजन का प्रोसेस हो भी सकता है। तो इसी की वजह से अगर इनके साथ मॉइस्चर भी पैदा हो तो वो जो हमारा प्रोसेस है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। स्पेशली अगर हम देखते हैं कि मेटल्स आर एक्सपोज टू मॉइस्चर, पर्टिकुलरली साल्ट वाटर बेसिकली एक अल्कलाइन सोल्यूशन को पैदा करता है, और इस अल्कलाइन सोल्यूशन के पैदा होने की वजह से हम देखते हैं कि वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। तो अगर आइडियली हम देखें कि एक मेटल अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में इमर्स हो, जैसा कि मॉइस्चर की उसके ऊपर लगा हो, तो इसकी वजह से रेट ऑफ करोजन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। तो एक तो गैसेस के साथ कॉन्टैक्ट आने की वजह से उसका रेट इंक्रीज़ होगा, तो अगर पर्टिकुलरली वो साल्ट वाटर के साथ भी कॉन्टैक्ट में आ जाए तो उसका रेट बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। यही वजह है कि अगर कोई चीज़ किसी समुद्र के साइड पर पड़ी हो या साहिल समुद्र के करीब पड़ी हो तो उसको जंग बहुत ही जल्दी लग जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मेटल का कॉन्टैक्ट किसी इम्प्योरिटीज़ के साथ हो, जैसा कि साल्ट हो, और स्पेशली वो NaCl का साल्ट हो, तो इसकी वजह से भी जो हमारे करोजन का प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होता है, क्योंकि जो NaCl है वो भी बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है। ये इम्प्योरिटीज़ एक्चुअली हमारे इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्ट करने के बाद जब मॉइस्चर इनके ऊपर लगेगा और NaCl या कोई और साल्ट जो है वो उस मॉइस्चर के अंदर डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस करेगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस होगा तो हमारा एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन स्टार्ट होगा। तो जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का फंक्शन स्टार्ट होगा तो हमारी जो मेटल है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखते हैं कि जो टेम्परेचर का है। तो टेम्परेचर का करोजन के रेट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट मीन्स कि अगर टेम्परेचर राइज होगा तो रेट ऑफ करोजन भी इंक्रीज़ होगा। इसकी मेन वजह यह है कि मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, और अगर मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो केमिकल रिएक्शन जो कि बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनके रेट को भी इंक्रीज़ करवा देता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हम देखते हैं कि द नेचर ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड लेयर दैट फॉर्म्स, कि फॉर एग्जांपल एक मेटल को जंग लगता है या वो करोड होती है, तो करोजन होने के बाद उसकी जो फर्स्ट ऑक्साइड की लेयर बनेगी वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है कि जो बाकी मेटल है वो करोड होगी कि नहीं। मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि अगर तो एल्यूमिनियम को जंग लगे तो वो Al2O3 के जो ऑक्साइड की लेयर है वो बनाएगा। तो अगर एल्यूमिनियम के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बन जाए तो ये फिर एक इनसोल्यूबल लेयर के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से जो बाकी एल्यूमिनियम की मेटल है उसको जंग नहीं लगेगा। इट मीन्स के ऊपर वाली तह सिर्फ जंग आलूद हो जाएगी, लेकिन जो एल्यूमिनियम की नीचे वाली तह है या जो इनर साइड है उसकी,
वो उसके लिए एक प्रोटेक्टिव कोटिंग के तौर पर काम करता है और ये फर्दर करोजन को प्रिवेंट करता है। लेकिन इसी के बरक्स जो कि रस्टिंग है, जो कि बेसिकली आयरन की करोजन है, वो उसकी जो ऑक्साइड की लेयर है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर के ऊपर की तरह काम नहीं करती। और अगर वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम नहीं करती तो बेसिकली जो पूरी आयरन की शीट है जो कि इनर साइड है उसको भी जंग लग सकता है। तो बेसिकली जो नेचर ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं कि जो बाकी इनर मटेरियल है वो करोड होगा कि नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर किसी एटमॉस्फेयर में या जो हमारे पास की किसी मेटल के एक्सपोजर है, अगर उसका एक्सपोजर किसी एसिड के साथ होगा तो क्रोजन का प्रोसेस भी तेज़ होगा। क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि जो एसिड्स हैं वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से वो क्रोजन के प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्पीड अप करते हैं। क्रोजन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोजन को भी स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से हमारी क्रोजन के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद बेहतर होगी। तो जो सबसे पहली टाइप ऑफ क्रोजन हम स्टडी करेंगे वो सिरेविक क्रोजन है। सिरेविक क्रोजन एक लिमिटेड काइंड ऑफ नॉन क्रोजन है। इसका मतलब कि हम इसको आम तौर पर आम हालात में अपने सामने नहीं देखते। इसकी मेन वजह यह है कि इट कैन अकर वेन एवर देर इज़ ए डिफरेंस इन आयोनिक कंसनट्रेशन बिटवीन एनी टू लोकल लोकेशंस ऑफ ए मेटल। तो अगर किसी मेटल की दो लोकेशंस के ऊपर आयोनिक कंसनट्रेशन में डिफरेंस होगा तो हमें सिरेविक कंसनट्रेशन जो क्रोजन है वो देखने को मिलेगी। तो अगर तो आयनिक कंसंट्रेशन में डिफरेंस नहीं होगा तो हमें ये टाइप करोजन की देखने को नहीं मिलेगी। तो बेसिकली होता क्या है कि दो लोकेशंस के ऊपर अगर आयनिक कंसंट्रेशन डिफरेंस होगी तो वहाँ पर एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस होता है। अगर एक छोटा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस होगा तो वो रिडोक्स रिएक्शंस को एक्सेलरेट करवाता है और एक्सेलरेट होने की वजह से हमारा जो करोजन है वो स्टार्ट होती है। ये टाइप ऑफ करोजन हमें आमतौर पर उन मेटल्स के पार्ट्स के ऊपर देखने को मिलती है जो कि एनवायरनमेंट के साथ फुली एक्सपोज नहीं होते। मिसाल के तौर पर कुछ गैस्केट्स, वाशर्स की अंडर साइड और जो बोल्ट हेड हैं, ये उन जगहों पर हमें देखने को मिलती है। और ये सारी ऐसी जगह हैं जो कि एनवायरनमेंट के साथ फुली एक्सपोज नहीं होती। और इन टाइप स्पेसिस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जैसे वाटर या साल्ट वगैरह वो ट्रैप हो सकता है और इसी की वजह से कुछ लोकलाइज जगह के ऊपर हमारे क्रोजन का अटैक होता है। तो ये बेसिकली एक लिमिटेड टाइप ऑफ क्रोजन है। जो ये सिरेविक क्रोजन है ये एल्युमिनियम के तमाम अलॉयज़ के साथ के ऊपर या स्टेनलेस स्टील के साथ ये जो क्रोजन है वो क्रोजन के मालिक्यूल वो प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हमने देखा कि जो स्टेनलेस स्टील है और जो एल्युमिनियम के अलॉयज़ हैं ये बहुत ही क्रोजन रेजिस्टेंस मेटल्स होती हैं। लेकिन फिर भी जो सिरेविक क्रोजन है आयनिक कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से इन जो हमारे पास हार्ड मेटल्स हैं और जिनको हम समझते हैं कि ये बहुत मजबूत मेटल है जिनको जंग नहीं लगता, उनको भी सिरेविक क्रोजन की वजह से जंग लग सकता है। नेक्स्ट टाइप जो हम क्रोजन की स्टडी करेंगे वो है स्ट्रेस क्रोजन क्रैकिंग, जिसको हम शॉर्टली SCC के नाम से भी जानते हैं। तो corrosion due to stress refers to the breaking of the metal as a result of corrosive environment and the tensile strength exerted on it। तो इस कंडीशन में कि जब एक मेटल corrosive environment को के साथ एक्सपोज हो और साथ ही साथ उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हम उसके ऊपर एक्सर्ट करें, मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही हो, तो इन दोनों कंबाइंड फैक्टर की वजह से हमें स्ट्रेस क्रोजन क्रैकिंग देखने को मिलती है। इट मीन्स कि किसी स्ट्रेस की वजह से कोई क्रोजन वाला पार्ट क्रैक हो जाता है। तो इट हैपन्स अ लॉट व्हेन द वेदर इज़ हॉट। तो एलिवेटेड टेम्परेचर्स के ऊपर हमारे क्रोजन का प्रोसेस इंक्रीज होगा। क्रोजन के प्रोसेस के इंक्रीज होने के साथ ही अगर हम उसके ऊपर थोड़ी सी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेंगे या उसके ऊपर लगाएंगे तो बेसिकली वो क्रैक हो जाती है। तो इट मीन्स कि एलिवेटेड या हार्ट टेम्परेचर के ऊपर हमें जो स्ट्रेस क्रोजन क्रैकिंग है वो देखने को मिलती है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल को देखें तो जो ऑस्टेनेटिक स्टेनलेस स्टील है वो क्लोराइड के सोल्यूशन के अंदर जब क्रैक होगी क्रोजन की वजह से और स्ट्रेस की वजह से, तो वो इसकी बेहतरीन मिसाल है। तो बेसिकली
जो स्टैंडिक स्टेनलेस स्टील है वो क्लोराइड सोल्यूशन के अंदर स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद ब्रेक होती है, जो कि स्ट्रेस क्रोजन क्रैकिंग की एक बेहतरीन मिसाल है। मूविंग नेक्स्ट टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रोजन, तो हम देखते हैं कि इंटरग्रैनुलर क्रोजन, the presence of contaminants in the grain boundaries that separate the grain generated during the solidification of the metal alloy causes the intergranular corrosion। तो अगर तो डिफरेंट ग्रेन्स के दरमियान ग्रेन बाउंड्रीज में, ठीक है, हमारे पास सॉलिडिफिकेशन के दौरान कुछ ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए, ग्रेन्स प्रोड्यूस होने के बाद उनके दरमियान जो बाउंड्री होगी, अगर उनकी बाउंड्री में कुछ कंटेमिनेंट्स की प्रेजेंस हो, ठीक है, इट मीन्स कि एक हमारे पास ग्रेन अगर ये वाला है, दूसरा ग्रेन हमारे पास ये वाला है, तो ये इन दोनों की बाउंड्री है दरमियान में, ये सारी की सारी। तो अगर इस बाउंड्री में हमारे पास कोई कंटेमिनेंट्स प्रेजेंस हो तो हमें इस सूरत में इंटरग्रैनुलर क्रोजन जो है वो देखने को मिलती है। कंटेमिनेंट्स के अलावा डिप्लेशन और द एनरिचमेंट ऑफ द अलॉयज एट दीज ग्रेन बाउंड्रीज कैन आल्सो काज इट। तो अगर हमारे पास किसी कंसनट्रेशन में चेंज आए, वहाँ पर किसी मेटल के अलॉय की डेप्रेशन हो या किसी मेटल के अलॉय की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाए किसी ग्रेन बाउंड्री के ऊपर, तो फिर भी हमें ये वाली क्रोजन देखने को मिलती है। इसकी एक बेहतरीन मिसाल एल्युमिनियम बेस अलॉयज के दरमियान हमें देखने को मिलती है। क्रोजन की नेक्स्ट टाइप जो हम स्टडी करेंगे वो गैल्वेनिक क्रोजन है। तो गैल्वेनिक क्रोजन हमें आम तौर पर हमें इर्द गिर्द अपने देखने को मिलती है। तो बेसिकली गैल्वेनिक क्रोजन का एक मेजर रोल है मेटल्स को डिग्रेड करवाने में, जो कि आम तौर पर हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं। तो गैल्वेनिक क्रोजन कैन अकर when an electric contact develops between two metals that are electrochemically different and are in an electrolytic environment। तो बेसिकली अगर दो हमारे पास मेटल्स हैं जिनका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंट होता है, अगर उनका कॉन्टैक्ट एक इलेक्ट्रोलाइटिक एनवायरनमेंट में हो जाए तो एक इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट डिवेलप होता है। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट डिवेलप होगा तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली उनके रिडक्शन पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से जो गैल्वेनिक जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो स्टार्ट होंगे, और रिडॉक्स रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट होंगे तो उसकी वजह से जो क्रोजन प्रोड्यूस होगी वो एक्चुअली गैल्वेनिक क्रोजन है, क्योंकि वहाँ पर एक्चुअली एक गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें कि एक एनोड होता है और दूसरा एक कैथोड होता है। एनोड जो हमारे पास मेटल बनेगी जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप के ऊपर होती है, तो वो बेसिकली क्रोड होना शुरू हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी पोजीशन लो होती है वो बेसिकली जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो बेसिकली सेल के बनने की वजह से, गैल्वेनिक सेल के बनने की वजह से जो क्रोजन होगी वो गैल्वेनिक क्रोजन है। इट डिस्क्राइब्स द ब्रेकडाउन ऑफ वन ऑफ दीज मेटल्स एट ए ज्वाइंट और जंक्शन। तो हम देखते हैं कि किसी मेटल के ज्वाइंट या जंक्शन के ऊपर आमतौर पर जब दो डिफरेंट मेटल ज्वाइन होती हैं, मिसाल के तौर पर एक कॉपर हो और अगर दूसरी आयरन हो, तो दोनों के कॉन्टैक्ट की वजह से एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल प्रोड्यूस होगा अगर वहाँ पर मॉइस्चर भी मौजूद है तो उसकी वजह से जो गैल्वेनिक करोजन है वो स्टार्ट होगी। The degradation that occurs when copper comes into contact with the steel in a saltwater environment is a good illustration of this form of corrosion। तो बेसिकली हम यहाँ पे देखते क्या है कि एक मेटल हमारे पास कॉपर है, दूसरी मेटल हमारे पास स्टील है, और उसके साथ ही हमारे पास साल्ट वाटर का इन्वायरमेंट है। साल्ट वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर काम करता है। यहाँ पर जो सेल प्रोड्यूस होगा उसमें स्टील एक एनोड के तौर पर काम करता है। इट मीन्स कि स्टील एक सैक्रिफिशियल मेटल बन जाएगी और कॉपर हमारे पास महफूज रहेगा, उसको कुछ भी नहीं होगा। तो ये एक गैल्वेनिक सेल की एक एग्जांपल है। इसके अलावा जो दूसरी एग्जांपल हम देख सकते हैं, व्हेन एल्यूमिनियम एंड कार्बन स्टील आर लिंक्ड एंड सबमर्ज इन ए सी वाटर। तो सी वाटर में जो हमारे पास साल्ट होते हैं वो एक इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस करते हैं। उस इलेक्ट्रोलाइट में हम कंसिडर कर सकते हैं कि दो इलेक्ट्रोड डिप हैं, जो कि एक एल्यूमिनियम का है और दूसरा कार्बन स्टील का है। तो एक गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस होगा। गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस होने की वजह से द एल्यूमिनियम करोड्स फास्टर वाइल द स्टील इज प्रोडक्टर। तो इस कंडीशन में एल्यूमिनियम एज ए एनोड काम करेगी और इसकी करोजन होगी,
और जो स्टील है वो कैथोड का काम करते हुए वो प्रोटेक्टेड रहेगी। क्रोजन की नेक्स्ट टाइप को अगर हम देखें तो वो होगी पिटिंग क्रोजन। तो पिटिंग क्रोजन इज अनप्रिडिक्टेबली प्रिडिक्टेबल, मेकिंग इट डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। पिटिंग क्रोजन एक हाईली लोकलाइज्ड क्रोजन की टाइप है, और हाईली लोकलाइज होने की वजह से इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पूरी सरफेस के ऊपर ही किसी एक पूरी सरफेस को अगर हम देखें तो किसी एक पॉइंट के ऊपर पिटिंग क्रोजन बनना शुरू हो जाती है, और इसको डिटेक्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है, जिसको हम आगे देखेंगे। तो इट इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट हैजर्डस फॉर्म ऑफ क्रोजन। तो क्रोजन की अगर हम जितनी भी टाइप्स देखें तो जो सबसे ख़तरनाक टाइप है वो पिटिंग क्रोजन है, जो कि बेसिकली इसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से होता है। इट स्टार्ट्स एज एट ए सिंगल लोकेशन and progresses to the production of a corrosion cell and circled by the regular metallic surface। तो बेसिकली हमारे पास कोई एक अगर पॉइंट हो जो कि इम्परफेक्ट पॉइंट हो, या कोई हमारे पास जो साइट है वो डैमेज हो जाए, तो डैमेज साइट की एक सिंगल लोकेशन से पिटिंग कोरोजन जो है वो स्टार्ट होती है। तो अगर ये एक दफ़ा एस्टेब्लिश हो जाए, द पिट कंटिन्यूज टू डेवलप एंड कैन टेक ऑन ए वैरायटी ऑफ शेप्स। तो इसकी शेप्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसकी ख़तरनाक बात यह है कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है। द पिट प्रोग्रेसिवली ईट्स वेज एट मेटल फ्रॉम द सर्फेस इन अ वर्टिकल डायरेक्शन, इवेंचुअली लीडिंग टू द स्ट्रक्चरल फेलियर इफ़ नॉट एड्रेस्ड प्रॉपरली। तो हम देखते हैं कि दूसरी टाइप जो हमने क्रोजन की देखी तो वो पूरी सरफेस के ऊपर जो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तो हम उनको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारे पास पिटिंग क्रोजन है वो एक सिंगल पॉइंट के ऊपर स्टार्ट होती है, और वर्टिकली ये पूरी मेटल के अंदर होती है, जो है वो प्रोग्रेस होती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक मेटल की सरफेस है, तो अगर पिटिंग क्रोजन यहाँ पर स्टार्ट होगी कि छोटे से पॉइंट के ऊपर, तो ये इस तरह से पूरी मेटल के अंदर फैलना शुरू हो जाएगी। तो अगर हम इसको टॉप से देखें तो हमें तो एक छोटा सा पॉइंट ही नज़र आएगा कि ये हमारे पास एक छोटी सी क्रोजन है, लेकिन एक्चुअली वो इंटरनली पूरी मेटल को करोड कर देती है और हमारी पूरी मेटल ज़ाया हो जाती है, और हम बेसिकली इस छोटे पॉइंट की वजह से इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसकी हम छोटी सी मिसाल देखते हैं कि कंसिडर ए ड्रॉपलेट ऑफ वाटर ऑन ए स्टील सरफेस। पिटिंग विल बिगेन नियर द ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट सेंटर एंड द एनोडिक साइड। तो हम फर्ज करें कि यहाँ पर एक छोटा सा ये वाला पानी का एक ड्रॉपलेट है, कतरा है। तो जहाँ पर एक पानी का कतरा मौजूद होगा वो एक एनोडिक सेंटर या एनोडिक साइड को प्रोवाइड करेगा। तो एनोडिक साइड में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन का रिडक्शन होता है। तो ये जो पूरी मेटल है वो वर्टिकली करोड़ होने की वजह से अंदर से सारी ज़ाया हो जाती है, और इट मीन्स कि ये करोड़ हो जाती है। तो इसी की वजह से ये अनप्रिडिक्टेबल है। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टाइप ऑफ कोरोजन, तो हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म कोरोजन। कोरोजन की ये टाइप मोस्ट प्रिवेलेंट टाइप ऑफ कोरोजन है, इन विच द एनवायरनमेंट अटैक्स द मेटल सरफेस। तो हमारी पूरी मेटल की सरफेस अनलाइक द पिटिंग कोरोजन वो पूरी सरफेस को ही डैमेज कर रही है, और जो कोरोजन है वो हमारे पास यूनिफॉर्म होगी। द डिग्री ऑफ द रिफ्टिंग कैन बी सीन क्लियरली। तो हमें सामने क्लियरली नज़र आता है कि कितने ज़्यादा मेटल जो है वो करोड हो चुकी है, या अगर आयरन की बात करें तो वो कितनी ज़्यादा रस्टिंग उसके ऊपर हो चुकी है, तो वो हमें क्लियरली नज़र आ रहा होता है। दिस सॉर्ट ऑफ corrosion हैज़ ए मिनिमल इम्पैक्ट ऑन द मेटल्स परफॉर्मेंस। तो मेटल की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है इसका यूनिफॉर्म corrosion की वजह से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मोस्टली ये सरफेस के ऊपर ही रहती है और ये इंटरनली प्रोग्रेस नहीं होती। A piece of zinc or steel immersed in a dilute sulfuric acid would normally dissolve at a constant rate throughout its whole surface। तो हम देखते हैं कि अगर हमने कोई जिंक या स्टील के किसी टुकड़े को सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप किया हो, तो उसकी जो पूरी सरफेस है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ, मतलब हमें उसका पता होता है कि हमारे फॉर एग्जांपल एक दिन के अंदर कितनी करोजन होगी, एक वीक के अंदर कितनी करोजन होगी, और एक हफ्ते के अंदर कितनी करोजन होगी। तो एक कांस्टेंट रेट के ऊपर उसकी जो पूरी की पूरी सरफेस है वो डिज़ोल्व होती है।
तो बेसिकली ये क्रोजन की टाइप है कि यूनिफॉर्म क्रोजन की टाइप होती है। तो क्रोजन की टाइप्स को देखने के बाद हम क्रोजन की एग्जांपल्स को देखेंगे और उनके रिस्पेक्टिव रिएक्शंस को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कॉपर की क्रोजन की। हम इसके कुछ रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें कॉपर के क्रोजन को समझने में मदद मिलेगी। When copper metal is exposed to the environment, it basically combines with oxygen in the air to produce copper 1 oxide, which is a reddish brown substance. तो हम देखते हैं कि दो कॉपर के एटम ऑक्सीजन के एटम के साथ रिएक्शन करेंगे और वो कॉपर 1 का एक ऑक्साइड प्रोड्यूस करवाएंगे। लेकिन हमारा जो रिएक्शन है वो यहीं पर रुकता नहीं है। Copper 1 oxide is oxidized further to generate copper 2 oxide, which is the CuO, which is black in color। तो इसका कलर हमारे पास ब्लैक हो जाता है। इसके रिस्पेक्टिव जो रिएक्शन है वो है Cu2O प्लस 1/2 O2, दे गिव राइज टू 2 CuO। तो बेसिकली सबसे पहले हमारे पास रेडिश ब्राउन सब्सटेंस बनेगा जो कि कॉपर के क्रूड होने की वजह से बनता है। तो वो फिर उसके बाद ब्लैक कलर में चेंज होगा जो कि कॉपर 2 के ऑक्साइड की वजह से होता है। Cu2O interacts with the CO2, SO3 and H2 in the environment to produce Cu2OH, which is called malachite, जो कि एक ब्लू मिनरल है। और इसके बाद वो एक और मिनरल को भी प्रोड्यूस करवाता है जो कि होता है ब्रोचेंटाइट। तो बेसिकली जो कॉपर 2 का ऑक्साइड है वो पहले प्रोड्यूस करेगा कॉपर के हाइड्रोक्साइड को, फिर उसके बाद वो कॉपर के सल्फेट हाइड्रोक्साइड को, जिसको हम कॉपर हाइड्रोक्साइड का नाम भी देते हैं, तो उसको प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो प्रोड्यूस होगा ब्रोचेंटाइट, ये एक ग्रीन मिनरल है। तो हम देखते हैं कि कॉपर ने अपना कलर चेंज किया और हम कॉपर का कलर चेंज करने की वजह से हम उसके जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है हम उसको भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम देखते हैं कि अगर उसका कलर रेडिश ब्राउन होगा तो वो कॉपर 1 ऑक्साइड है, अगर उसका कलर ब्लैक हो तो वो कॉपर 2 ऑक्साइड है, और अगर वो कुछ हाइड्रोक्साइड वगैरह भी बना दे या सल्फेट के हाइड्रोक्साइड बना दे तो उनका कलर ग्रीन या ब्लू मिनरल होगा। तो हम इस एग्जाम्पल में, इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कॉपर पहले तो मैलेंटाइट में कन्वर्ट हो चुकी है जो कि एक ब्लू मिनरल है, और उसके बाद फर्दर रिएक्शंस के बाद ये एक ग्रीन मिनरल को भी प्रोड्यूस करवा रही है जो कि बेसिकली ब्रोचेंटाइट का मटेरियल होता है। तो हम इसका विजिबली डिफरेंट कलर के साथ भी देख सकते हैं। तो हम इसकी बेहतरीन मिसाल देखते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी के ऊपर। द कलर ऑफ द कॉपर प्लेटिंग ऑन द स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच हैव टर्न ब्लू ग्रीन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस रिएक्शन। तो बेसिकली हमने देखा कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसको पहले प्योर कॉपर के साथ बनाया गया था। तो प्योर कॉपर की वजह से वो जो है वो अपने डिफरेंट ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड वगैरह में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो उसका कलर है वो तकरीबन ब्लू ग्रीन हो चुका है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं सिल्वर टार्निशिंग की। सिल्वर टार्निशिंग का मतलब कि जो सिल्वर की शाइन है वो बेसिकली ख़त्म हो जाती है। तो सिल्वर कंबाइंड विद विद सल्फर इन द एयर to form silver sulfide Ag2S, which is a dark substance। ओके, तो बेसिकली ये जो किसी सिल्वर के ऊपर सब्सटेंस एक्सपोज होगा वो जो सिल्वर डाइसल्फाइड का सब्सटेंस है वो ये होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सिल्वर है वो हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद H2S गैस के साथ भी रिएक्शन कर सकती है, जो कि जो H2 गैस है वो इंडस्ट्रियल जो एफ्लुएंट है या जो वेस्ट गैसेज है वहाँ में मौजूद होती है। तो उनके साथ रिएक्शन करने के बाद भी ये Ag2S को प्रोड्यूस करवाएगा जो कि बेसिकली सिल्वर को टार्निश करता है। तो बेसिक रिएक्शन जो यहाँ पे होता है वो दो सिल्वर के एटम वो रिएक्शन करेंगे H2S के साथ और प्रोड्यूस करेंगे सिल्वर के सल्फाइड को, जो कि बेसिकली सिल्वर का एक क्रोजन की टाइप है, और इसके साथ ही वो हाइड्रोजन गैस को रिमूव करवाएंगे।
नेक्स्ट हम बहुत क्रोजन की बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जांपल जो कि रस्टिंग की एग्जांपल है, जो कि बेसिकली आयरन की क्रोजन है, उसको स्टडी करेंगे। तो ये असल में क्रोजन की बहुत टिपिकल टाइप है, जो कि हमें आम तौर पर हमें अपने इर्द गिर्द बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। तो आयरन की क्रोजन उस वक्त होगी कि जब वो हमारी हवा के साथ या पानी के साथ टच होगी, या दोनों के साथ वो टच होगी नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर। सो when iron comes into touch with air or water, rusting occurs, which is the most typical form of the corrosion. The reaction resembles that of a normal electrochemical cell. तो जैसा कि हमने देखा कि प्रीवियस स्लाइड्स में कि जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनेगा तो हमारे क्रोजन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्पीड अप होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम आयरन की रस्टिंग को डीपली स्टडी करें तो वो बेसिकली एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ रिजेंबल करता है, और हम इसको भी डिटेल में देखेंगे बेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि द मेटल आयन लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड इज कन्वर्टेड टू Fe2+ आयन इन दिस प्रोसेस। तो अगर तो ये हमारे पास मेटल की एक सरफेस है, ये हमारे पास एक आयरन की सरफेस होगी, ये वाली सारी, ठीक है। अगर तो इसका कॉन्टैक्ट वाटर के साथ हो, मतलब इसके ऊपर मॉइस्चर हो, और इसका कॉन्टैक्ट हमारी एयर के साथ भी हो, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती है, तो ओवरऑल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। प्रोसेस के पहले स्टेप में जो आयरन कैन है, जो भी एक बेसिकली आयरन की शीट है, यहाँ से आयरन अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगी और Fe2+ आयन्स की फॉर्म में वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। पानी बेसिकली इसके ऊपर मॉइस्चर की फॉर्म में होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन हो, इट मीन्स कि वो तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाए, तो वो एनोड की साइड होती है। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह यहाँ पर भी एक एनोड की साइड प्रोड्यूस होगी, जहाँ पर एक मेटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा रही है। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज द एनोड पोजीशन। तो ये हमारे पास एनोड की पोजीशन है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर। तो यहाँ पर जो ओवरऑल होने वाला रिएक्शन है वो 2Fe, दे गिव राइज टू 2Fe2+, और 4 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिमूव करवाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर लॉस्ट विल ट्रेवल टू द अपोजिट साइड। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर आयरन ने रिमूव किए हैं वो यहाँ से अपोजिट साइड में ट्रैवल करते हुए दूसरी साइड पर जाएंगे। तो दूसरी साइड में होने वाला जो रिएक्शन है वो O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से एनोड की साइड से आए, ये तीनों मिलकर बनाएंगे 4 हाइड्रोक्साइड के आइंस। तो एक रिएक्शन ये वाला हो रहा है। यहाँ पर एक जो अल्टरनेटिवली रिएक्शन है वो ये वाला है, O2 + 4H + 4E- द गिव राइज टू 2H2O। तो बेसिकली जो H+ के आइंस हैं, अगर यहाँ पर एक कार्बोनिक एसिड वगैरह भी प्रोड्यूस हों, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, तो बेसिकली ये रिएक्शन भी वहाँ पर हो सकता है। तो हम दोनों रिएक्शंस को अल्टरनेटिवली देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिकली एंड रिजल्ट है वो हमेशा सेम ही होगा, जो कि आयरन इस फॉर्म में हमारे पास मौजूद होगा। तो हम देखते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन जो एनोड ने रिमूव किए, तो वो दूसरी साइड पर जाकर उन्होंने रिएक्शन किया ऑक्सीजन और वाटर के साथ। तो चूँकि पानी और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया, तो ये जो साइट है हमारे पास कैथोडिक साइट होगी, जहाँ पर बेसिकली वाटर और ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है। तो रिडक्शन होने की वजह से ये कैथोडिक साइड, ये वाली एनोडिक साइड, ऊपर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है। इट मीन्स कि ये पूरा एक हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस हो रहा है, कि जिसमें 2 हाफ रिएक्शंस प्रोड्यूस होने वाले ये मौजूद हैं। H+ आयन्स आर emitted इन द एटमॉस्फेयर बाय इधर H2O और H2CO3। तो अगर हम इस रिएक्शन की बात करें तो H+ के आयन कार्बोनिक एसिड वगैरह के से या वाटर से प्रोड्यूस हो सकते हैं। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज द कैथोडिक पोजीशन। तो ये हमारे पास कैथोडिक पोजीशन है। द आयरन आयन एंड द हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्ट्स टू फॉर्म आयरन हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर जो हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ उसने आयरन आयन्स के साथ रिएक्शन किया और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया। तो आयरन हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर डिज़ोल्व होता है, तो वो इस मॉइस्चर के अंदर मौजूद होगा आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड फर्दर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ जो यहाँ पर मौजूद है, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ये Fe2O3 XH2O का मालिक्यूल को बनाता है।
तो बेसिकली ये हमारे पास है जो है वो रस्टिंग है। तो आयरन हमारे पास इस फार्म में, यहाँ पर रस्ट की फार्म में मौजूद होता है। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को दोबारा से देखें तो आयरन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया तो वो एनोड की साइड बनी। जो इलेक्ट्रॉन उसने रिमूव किए वो दूसरी साइड पर गए। जहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन रिड्यूस हुए वो कैथोड की साइड हुई। रिड्यूस होने के बाद हाइड्रोक्साइड के आयन ने आयरन के आयन के साथ रिएक्शन किया तो आयरन का ऑक्साइड बना। आयरन का ऑक्साइड रिएक्शन करेगा दोबारा के साथ ऑक्सीजन के मालिक्यूल के साथ और वो Fe2O3 डॉट H2O के मालिक्यूल को बनाएगा, जो कि बेसिकली हमारे पास रस्ट होती है। तो आयरन को जंग लगाने का बेसिक प्रोसेस ये वाला होता है। क्रोजन की टाइप्स को स्टडी करने के बाद अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे क्रोजन से प्रिवेंशन के डिफरेंट मेथड्स के ऊपर। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला प्रोसेस जो हम क्रोजन को प्रिवेंट करने के लिए देखते हैं वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो ये मेथड बेसिकली एक इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड मेथड है कि जिसमें हम किसी इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हुए कोई रिएक्शन करवाते हैं। इसमें हम किसी मेटल 1 को किसी दूसरी मेटल 2 के साथ कोट करते हैं और इस कोटिंग की वजह से हमारा जो मेटल 1 है वो महफूज रहती है। द न्यू मेटल कवरिंग प्रोटेक्ट्स द मेटल 1 फ्रॉम द क्रोजन इन दिस वे। तो हम देखते हैं कि जो ऊपर वाली तय होगी तो अगर उसको जंग नहीं लगता, अगर वो महफूज रहती है तो हमारा जो ओवरऑल मटेरियल जो कि इनर साइड में होता है वो भी महफूज रहेगा। मेटल 1 विच इज़ द मेटल टू बी प्लेटेड इज़ यूज्ड एज ए कैथोड। तो हम वो मेटल जिसको हमने महफूज बनाना है या जिसको क्रोजन से प्रिवेंट करवाना है, हम इसको मेटल 1 का नाम देते हैं और हम इसको कैथोड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जैसे इस सेल में अगर हम देखें तो हमारे पास एक स्पून है, तो स्पून एक कैथोड के तौर पर काम करता है। मेटल 2 इज़ यूज्ड एज ए नोड इन दिस प्रोसीजर। तो जिस मेटल की तय हमने चढ़ानी है किसी दूसरी मेटल के ऊपर, उसको हम एज ए नोड बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि मेटल 1 इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल। मेटल 1 जो कि हमारे पास स्पून है यहाँ पर, उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया और मेटल 2 को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो सिल्वर हमारे पास एनोड है और स्पून हमारे पास कैथोड है। क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिसिस बेस्ड प्रोसेस है तो हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो भी लाजमी है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो हम यूज़ करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। When electricity is applied to these electrode, oxidation occur at the anode, resulting in the dissolution of metal 2 ions in the electrolyte। तो हम देखते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा बैटरी के साथ कनेक्शन की वजह से, तो ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन का मीन कि यहाँ पर जो प्योर मेटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगी। जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो वो अपने पॉजिटिव आयंस की सूरत में इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिसॉल्व होना शुरू होगी। तो जैसे Ag अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद Ag प्लस की फॉर्म में इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मौजूद होगी या इसके अंदर डिसॉल्व होगी। अब क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो कि हमारी मेटल 1 है, जो बेसिकली हमारी मेटल है जिसको हमने महफूज बनाना है। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाकर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर सिल्वर ने लॉस किए थे वो एक्सटर्नल सर्किट से होते हुए जाएंगे कैथोड की तरफ। सिल्वर का जो मॉलिक्यूल है या जो एटम है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद वो इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इट मीन्स कि सिल्वर एनोड से कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रही है और डिपॉजिट होने की वजह से हम कहते हैं कि एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर कोटिंग हो गई है। तो इसी कोटिंग की वजह से हमारा जो मेटल 1 है या कोई भी मेटल है वो महफूज रहती है। तो हम देखते हैं कि कॉपर, निकल, गोल्ड, सिल्वर, जिंक और अदर मेटल का ऑफन यूज्ड एज ए नोड। तो हम इन मेटल्स को एज ए नोड के तौर पर काम करके किसी दूसरी मेटल के ऊपर इनको डिपॉजिट करवा सकते हैं। और क्योंकि इन मेटल्स को जंग बहुत कम लगता है तो हम इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए किसी दूसरी मेटल को महफूज बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड को अगर हम देखें तो वो कैथोडिक प्रोटेक्शन का, ठीक है। द बेस मेटल इज कनेक्टेड टू द सैक्रिफिशियल मेटल
दैट करोड्स इंस्टेड ऑफ द बेस मेटल इन दिस प्रोसीजर। तो हम एक सैक्रिफिशियल मेटल को लेकर आते हैं। सैक्रिफिशियल मेटल का मतलब ये है कि वो किसी दूसरी मेटल के मुकाबले में खुद क्रूड होगी, लेकिन दूसरी मेटल को वो बचा देगी। तो हम उसको बेसिकली जो मेन मेटल है उसको कैथोड बनाते हैं, और जो सैक्रिफिशियल मेटल है उसको एनोड के तौर पर यूज़ करते हैं। तो जो हम मेटल को सेलेक्ट करते हैं, दिस सैक्रिफिशियल मेटल विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन द बेस मेटल, तो हम उसको सेलेक्ट करने में हम देखते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी बेस मेटल के मुकाबले में ज़्यादा हो, क्योंकि अगर उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा नहीं होगी तो बेस मेटल को जंग लग जाएगा, लेकिन जो दूसरी मेटल है वो वैसे ही महफूज रहेगी। तो जो सैक्रिफिशियल मेटल है, इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स ऑक्सीडाइज्ड एज ए रिजल्ट। तो ये एनोड के तौर पर काम करेगी और अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगी या रिलीज करवाएगी। द आयन्स प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस पार्टिसिपेट इन कोरोजन रिएक्शंस प्रिजर्विंग द बेस मेटल। तो बेसिकली जो यहाँ पर आयन प्रोड्यूस होंगे उसकी वजह से बेस मेटल तो महफूज रहेगी, लेकिन वो जो रिएक्शन होंगे वो एक्चुअली सैक्रिफिशियल मेटल के रिएक्शन होते हैं। ठीक है, तो सैक्रिफिशियल मेटल जो है वो ख़त्म होती रहेगी, लेकिन जो मेन मेटल है वो ख़त्म नहीं होगी। तो इस मेथड में बेसिकली हमें किसी कोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि हम एक को एनोड बनाते हैं और एक दूसरी मेटल को कैथोड बना देते हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देखते हैं कि ये कैथोडिक प्रोटेक्शन की एक टाइप है। तो एनोड एक ऐसी चीज़ है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड करती है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाएगी और दूसरी मेटल को प्रोटेक्ट करती है। कैथोड एक ऐसी मेटल है जिसको हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि पाइप हो गई या टैंक्स वगैरह हो गए, तो हम इन दोनों मेटल्स को किसी एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट करते हैं, तो बेसिकली यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा यहाँ से एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो मेटालिक पाथवे सिंपल हमारे पास एक एक्सटर्नल सर्किट होता है। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर में हमने देखा कि कैथोड है उसको जंग नहीं लगेगा, ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से, और जो एनोड है उसको आहिस्ते आहिस्ते जंग लगता जाएगा। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड था प्रिवेंशन ऑफ करोजन का। हम थर्ड मेथड को देखते हैं जो कि है गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। तो ये बेसिकली इसमें भी हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के प्रोसीजर को ही यूज़ करते हैं, और ये भी बेसिकली इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह ही हमारे पास काम करता है। तो दिस प्रोसीजर इंक्लूड्स अप्लाइंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक टू आयरन। हमारे पास एक आयरन की शीट होती है, हम आयरन को कोरोजन से बचाना चाहते हैं। तो क्योंकि हम आयरन को कोरोजन से बचाना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर एक नॉन रिएक्टिव मेटल जो कि जिंक की मेटल है उसको डिपॉजिट करवाते हैं। ठीक है, तो जिंक को आयरन के ऊपर डिपॉजिट करवाने का प्रोसेस जो है वो गैल्वेनाइजेशन का। गैल्वेनाइजेशन का नाम हमने इस वजह से दिया क्योंकि वहाँ पर एक गैल्वेनिक सेल प्रोड्यूस होता है। इन मोस्ट केसेस दिस इज अकम्पलिश्ड बाय डिपिंग दी आयरन इन द मोल्टन जिंक। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा वो मोल्टन जिंक की फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर जिंक एज ए एनोड काम कर रहा है। तो एनोड काम करने की वजह से जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड्स के ऊपर देखा कि जिंक मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगी और जिंक के क्या जो है वो अपने आइंस में चेंज हो जाएगी। जिंक आइंस में चेंज होने की वजह से वो जिंक पॉजिटिव आइन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पर आएंगे तो वो इसके ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो डिपॉजिट होने की वजह से इसका जो गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो हम कहते हैं कि आयरन के ऊपर जिंक की मेटल कोट हो गई है। ये बेसिकली वेरिएशन है हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। तो एज ए रिजल्ट द जिंक लेयर प्रोटेक्ट्स द आयरन अगेंस्ट द कोरोजन। ठीक है, तो जिंक क्योंकि एक नॉन रिएक्टिव मेटल है तो उसको जंग अगर नहीं लगेगा तो कोरोजन को भी जो आयरन की शीट है उसको भी जंग नहीं लगेगा, अनलेस कि अगर वहाँ पर कुछ स्क्रैच आ जाए। क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ स्क्रैच आएगा और आयरन है वो एक्सपोज होगी इन्वायरमेंट के साथ, तो वो फिर जो जंग लगने का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर जो जिंक है वो सैक्रिफिशियल मेटल के तौर पर भी काम करती है, क्योंकि वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव भी होती है। तो अगर तो हमारे पास कुछ स्क्रैच लग भी जाए तो जो जंग लगेगा वो पहले जिंक को ही लगेगा। ठीक है, वो आयरन को जंग नहीं लगेगा।
नेक्स्ट हम कुछ मज़ीद टाइप्स को देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पेंटिंग एंड ग्रीजिंग को। तो ये बेसिकली हमारे पास, इसमें हम किसी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह का यूज़ नहीं करते। हम किसी मेटल के ऊपर किसी पेंट या ग्रीस की तय को लगा देते हैं। तो जिसका बेसिक फंक्शन ये है कि इट कैन कीप इट कमिंग फ्राम कॉन्टैक्ट इनटू द इन्वायरमेंट और द आउटसाइड वर्ल्ड। तो वो मेटल का किसी आउटसाइड वर्ल्ड के साथ या इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट ही नहीं होने देता। तो अगर किसी इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस नहीं होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी, और अगर रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा तो जो करोजन का प्रोसेस है वो स्टार्ट ही नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लेयर है वो जो करोजन है उससे बचा सकती है। नेक्स्ट टाइप ये है कि हम करोजन के इनहिबिटर्स को यूज़ कर लें। ठीक है, करोजन इनहिबिटर्स are basically substances that when introduced into a corrosion environment reduces the rate of corrosion। तो अगर हम corrosive environment में इनको रखेंगे तो बेसिकली ये corrosion के रेट को कम कर देते हैं। हम इनको किसी दूसरी मेटल के साथ मिक्स भी कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम इनका अलाई भी बना सकते हैं, या हम इनको एज ए लिक्विड या गैस के तौर पर किसी एनवायरनमेंट के अंदर इंट्रोड्यूस भी करवा सकते हैं ताकि ये पूरे एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद रहें और जो रेट ऑफ करोजन है उसको डिक्रीज़ करवा दें। लास्ट टाइप जो हम देखेंगे वो हम देखें क्या है कि मेक यूज़ ऑफ द राइट मटेरियल। तो हम करोजन से बचने के लिए कर ये सकते हैं कि हम एक पहले एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। तो हम उसे एनवायरनमेंट के मुताबिक हम किसी मेटल को सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर यूज़ करने के लिए। मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम और जो स्टेनलेस स्टील है वो करोजन रेजिस्टेंट है। ठीक है, और हम इनको यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ जगह के ऊपर। तो हम मेटल को ही ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि वो एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर उनको जंग ना लगे। फॉर एग्जांपल अगर कि मेटल को हमने NaCl के अंदर डिप करना हो तो हम वहाँ पर कोई और मेटल यूज़ करेंगे, और अगर हमने किसी मेटल को का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो एसिडिक एनवायरनमेंट है तो वहाँ पर हम किसी डिफरेंट मेटल को यूज़ करेंगे। तो वी शुड मेक यूज़ ऑफ द राइट मटेरियल इन ए सर्टन एनवायरनमेंट। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि इस डिटेल लेक्चर में आपने क्रोजन के बारे में की जो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है उसको समझ लिया होगा। तो इसके साथ ही इस लेक्चर का अख्ताम होता है। शुक्रिया।